देखिए आपका सीपीसी में जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए भाई। आपका ये इंटरप्लीडर सूट बताया जा रहा था और इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार उसका मैंने बताया जाए, दोबारा दोहराया जाए। इंटरप्लीडर सूट के बारे में जो व्यवस्था, सामान्य नियम ये है कि किसी भी सूट या वाद या मुकदमे में जो मुख्य विवाद होता है या जो प्लीडिंग की जाती है या एक दूसरे के विपरीत जो अभिवचन किया जाता है, वह वादी और प्रतिवादी करता है। यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यानी कि वादी अपना दावा करता है और प्रतिवादी उसका जवाब देता है। लेकिन इंटरप्लीडर सूट इसका अपवाद बताया गया था, जहाँ की जो दावा करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, वह वादी प्रतिवादी नहीं बल्कि प्रतिवादी ही करते हैं, पृथक पृथक दावा करते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध करते हैं। ऐसी दशा में वादी इंटरप्लीडर सूट दायर करता है और न्यायालय से मांग करता है कि हमें छुटकारा दिया जाए और हमारा प्रभार यानी कि चार्ज और कास्ट दे दिया जाए, और ये संपत्ति जो हकदार हैं संपत्ति का, उसे संपत्ति दे दी जाए। तो अब न्यायालय ऐसे मामले में क्या कर सकता है, इसके लिए बताया गया था कि प्रोसीजर आपका आर्डर 35 में दिया गया है। और 35 आपका वहीं बताया जा रहा था, उसमें केवल एक नियम बचा है और वही नियम लास्ट में रुका था। निकाल लीजिए आदेश 35 का नियम 5। यहीं से आपका प्री और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। अब इसको थोड़ा समझिए, फिर आपका एक उदाहरण द्वारा आपका एक उदाहरण द्वारा हम देखते हैं तब बेयर एक्ट। जो बेयर एक्ट की भाषा है आदेश 35 के नियम 5 की, वह निगेटिव भाषा है। यानी कि वह जो भाषा है वह घुमावदार लिखी गई है, सीधे नहीं लिखी गई है। तो भाषा पर अभी हम आएंगे, लेकिन आपका पहले हेडिंग देखिए क्या कहता है कि अभिकर्ता और अभिधारी अंतराभिवाची वाद दायर नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो एजेंट होते हैं या अभिधारी मतलब टेनेंट या किराएदार जो होते हैं, उनको इंटरप्लीटर सूट दायर करने से रोका गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए ने बी को अपना एजेंट नियुक्त किया, तो क्या ए माने क्या बी आपका इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं। और अगर एन ए का किराएदार बी है, तो क्या ये इस किराएदार को इंटरप्लीडर सूट दायर करने का हक सामान्यतः होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो किन लोगों को इंटरप्लीडर सूट दायर करने से रोक दिया गया है? तो दो लोगों को याद रखिए। कौन कौन वे लोग हैं? एक एजेंट यानी कि अभिकर्ता, और दूसरा कौन है? किराएदार। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि बी आपका किराएदार हैं और ए मकान मालिक हैं। ए किराया पा रहा है, तब तक एक और व्यक्ति सी आ जाता है और सी बी से कहता है कि मैं मकान मालिक हूँ, मुझे किराया देना। अब बी के पास समस्या ये है कि अब ए पहले से एक मकान मालिक था और सी ए नया मकान मालिक पैदा हो गया और कह रहा है कि मुझे किराया देना क्योंकि मालिक मैं हूँ। तो अब समस्या ये है कि क्या बी ए और सी के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। अब इसी प्रकार एजेंट में भी है कि बी एजेंट है, ए का सामान कुछ बेचने के लिए रखा है, तब तक एक और व्यक्ति आ गया सी और कह रहा है कि जो सामान तुम्हारे पास है उसका हकदार मैं हूँ, वह सामान मुझे दे दो। अब बी के पास समस्या ये है
कि वह उसका प्रमुख तो ए था और एक और प्रमुख अब आ गया कौन सा, सी। तो क्या बी ए और सी के खिलाफ इंटरप्लीडर सूट दायर करके ये मांग न्यायालय से कर सकता है कि नहीं कि कौन हकदार हैं, आप बता दीजिए न्यायालय। तो सामान्यतः नहीं कर सकता, लेकिन जब लगा तो मान के चलिए कि कुछ ऐसे एक्सेप्शन आपका अपवादिक दशाएं हैं जहां की बी इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकता है। अब कब दायर करेगा, वही पॉइंट अच्छे से पकड़ना है। अगर कोई व्यक्ति प्रमुख के हक के अधीन दावा करे या आपका मालिक के हक के अधीन दावा करे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी किराएदार हैं, ए मकान मालिक हैं और मकान मालिक से ही किसी को हक व्युत्पन्न हुआ है, तो ऐस और वह किराएदार से किराए का दावा करे तो हक व्युत्पन्न कराइए। मान लीजिए ए मकान मालिक थे और इनका पुत्र पुत्री बना लीजिए, तो ए का पुत्र सी और पुत्री डी थी। अब डी भी जाकर किराएदार से मांगने लगी किराया और सी भी मांगने लगा, ए भी मांगने लगा, और जो ये सी और डी मांग रहे हैं ये ए के विधिक प्रतिनिधि का ही है, यानी कि ए के हक के माने ए से ही इनको हक मिला है। तो ऐसी दशा में या ए को मार दीजिए, मान लीजिए ए मर गया और ए का एक पुत्र सी और एक पुत्री डी हैं और ये दोनों जाकर बी से किराया मांगने लगे। अब चूंकि सी और डी जो किराया बी से मांग रहे हैं, ये अब ये पॉइंट यहीं पकड़ना है कि क्या मालिक से इनको हक मिला है ये, यानी कि क्या जो मालिक था अगर उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन ये दावा कर रहे हैं तब इंटरप्लीडर सूट दायर किया जा सकता है। तो भाई ए के मरने के बाद मकान मालिक सी और डी बन गए हैं और ये दोनों किससे किराया मांग रहे हैं, बी से, यानी कि ये दोनों अलग व्यक्ति नहीं है बल्कि ए से ही इनका हक क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो अगर मालिक से किसी का को हक मिला है और इसमें आपका दो हकदार हो गए, तब किराएदार भी इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकेगा और अभिकर्ता भी। और अगर दूसरे से हक मिला है मालिक से नहीं, तब इनको इंटरप्लीडर सूट दायर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। अब उदाहरण आपको बताया जाएगा तो आप खुद बताइएगा कि क्या ऐसे इनको हक मिला है कि नहीं। तो पहले तो बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए कि बेयर एक्ट क्या कहता है। देखिए बेयर एक्ट की भाषा भाई एक बार शब्दशः देखिएगा, क्योंकि घुमावदार लिखा है, हम बताने को भले हम सीधा बता दिए हैं। देखिए आपका इस देखिए इस आदेश की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा, नहीं समझा जाएगा यानी कि नहीं माना जाएगा। तो क्या नहीं माना जाएगा, अब अगला देखिए कि वह अभिकर्ताओं को अपने मालिकों पर, तो एक मालिक ए बना दिया जाए और एजेंट कौन बना दिया जाए, बी, यानी कि बी अपने मालिक के खिलाफ यानी कि ए के खिलाफ। अगला देखिए दूसरा नियम, या अभिकर्ता या अभिधारियों को अपने भूस्वामियों पर, तो अभिधारी मने किराएदार और भूस्वामी मने लैंड ओनर, यानी कि मकान मालिक ए हो गए और किराएदार एक उदाहरण में बना लिया जाए। तो किराएदार या अभिधारी किसको हम बना रहे हैं, बी को, और मकान मालिक कौन हो गए, ए। अगला शब्द देखिए, भूस्वामियों पर इस प्रयोजन से वाद लाने को आपका समर्थ करते हैं, यानी कि इस बात से ये नहीं समझा जाएगा इस आदेश में। इसका मतलब ये हुआ कि आदेश 5 में
इंटरप्लीडर सूट दायर करने की प्रक्रिया तो बताई गई है, लेकिन यह प्रक्रिया कब लागू नहीं होगी, यानी कि इस आदेश से क्या नहीं समझा जाएगा कि एजेंट अपने मालिक के विरुद्ध इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं कर सकते, और जो किराएदार हैं वह किसके विरुद्ध, अपने लैंडलॉर्ड के विरुद्ध यानी कि भूस्वामी के विरुद्ध इंटरप्लीडर सूट दायर करने के हकदार होंगे कि नहीं, नहीं होंगे। थोड़ा घुमावदार लिखा है, लेकिन कब ये लोग इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकेंगे आगे भी बताया गया है। देखिए आपका अगला शब्द, वे मालिक या भूस्वामी ऐसे किन्हीं व्यक्तियों से जो मालिकों या भूस्वामियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न हो अंतराभिवाची वाद दायर करने के लिए विवश किए जाएं। अब यही पॉइंट आपको बेरक समझना है कि सामान्य, देखिए आपका भिन्न हो का मतलब ये हुआ कि अगर भूस्वामी या आपका मालिक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन कोई व्यक्ति दावा करता है, तब किराएदार और अभिकर्ता इंटरप्लीडर सूट दायर करने के हकदार होंगे। लेकिन इससे भिन्न दशा में, भिन्न मतलब कि दो माने इससे इस दशा को क्या करके छोड़कर अन्य दशाओं में इंटरप्लीडर सूट दायर करने के हकदार नहीं होंगे। फिर एक बार देखिए भाई, आपका जहाँ भी भिन्न आए तो भिन्न मतलब मैं लगातार बता रहा हूँ, उसको छोड़कर उसके सिवाय, यानी कि उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो कौन सा ऐसा मामला है जो अलग हो गया इस नियम से, अलग हो गया का मतलब कि इंटरप्लीडर सूट दायर किया जा सकता है। तो कौन मामला हो गया, बस एक लाइन याद रखना है कि ऐसे व्यक्ति हैं जो मालिक या भूस्वामी के हक से उत्पन्न हक के अधीन, यानी कि उनसे अधिकार पाए हैं और डिमांड कर रहे हैं अभिकर्ता या किराएदार से, तो ऐसी दशा में आपका अब इंटरप्लीडर सूट दायर किया जा सकेगा। और सबसे अच्छा उदाहरण हमने बताया भी। अब आपका दो दृष्टांत दिए गए हैं, एक में आपका माने हक व्युत्पन्न नहीं होता और एक में होता है। ये उदाहरण से देखिए दो उदाहरण दिए गए हैं और ये उदाहरण आपका लगातार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, गलत ना हो भाई। मैं फिर बता दूं, ये जो उदाहरण है लगातार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपका गलत भी होते हैं। तो दो उदाहरण में एक उदाहरण ऐसा मिलेगा जहां की इंटरप्लीडर सूट दायर नहीं किया जा सकता, और एक उदाहरण ऐसा मिलेगा जहां की इंटरप्लीडर सूट दायर किया जा सकता है। तो उदाहरण देखिए भाई दोनों, आभूषणों का बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास क निक्षिप्त करता है। तो उदाहरण बना लीजिए, ये एक व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए मालिक हैं, अपने एजेंट बी के पास आभूषणों का एक बॉक्स बॉक्स निक्षिप्त करता है, मैंने उसे रखने के लिए क्या करता है, दे दिया है। निक्षेप मैंने करना क्या हुआ, उसके पास रखने के लिए क्या किया, दिया कि हे एजेंट, तुम मेरे एजेंट हो, ये आभूषण का बॉक्स क्या करो, रखो। अब अगला शब्द देखिए, ग का यह अभिकथन है कि आभूषण क ने उससे गलत तरीके से अभिप्राप्त किया था, यानी कि एक आपका सी बना लिया जाए। सी कहता है बी से जाकर कि ए ने ये जो आभूषण है
हमसे गलत तरीके से प्राप्त किया है, अतः बी हमें ये बक्सा आभूषण का क्या करे, दे दे। अब आपको सतर्क ये रहना है कि जो सी आभूषण पर दावा कर रहा है वह ए के हक के अधीन कर रहा है कि अलग से कर रहा है। तो क्या ए से उसे हक मिला है? नहीं। ये तो कह रहा है कि ए ने हमारा आभूषण क्या किया था, चुराया था, अतः हमें ये दिया जाए, गलत तरीके से प्राप्त किया था। तो ए के हक के अधीन या ए से उत्पन्न हक के अधीन चूंकि सी इस उदाहरण में दावा नहीं कर रहा है, अतः बी को यानी कि एजेंट को इंटरप्लीडर सूट दायर करने का हक नहीं होगा। यही पॉइंट पकड़ना है। तो भाई ना समझ में आया है तो फिर बताया जाए, और नहीं तो दूसरा उदाहरण देखिए जहाँ की इंटरप्लीडर सूट दायर होगा। अब दूसरा उदाहरण इसी पर चला जाए। देखिए, आभूषणों का एक बॉक्स अपने अभिकर्ता के रूप में ख के पास क निक्षिप्त करता है। उदाहरण चेंज होगा हल्का सा, यानी कि ए एक मालिक हैं, बी के पास एक आभूषण का बॉक्स रखता है और बी ए का क्या है, एजेंट है, यानी कि अभिकर्ता है। अगला शब्द देखिए, तब वह इस प्रयोजन से ग को लिखता है कि ग को जो ऋण उस द्वारा शोध्य है उसकी प्रतिभूति वह उन आभूषणों को बना ले। यानी कि ए सी को लेटर लिखता है कि हे सी, मैं तुमसे उधार रकम लिया हूँ और इस उधार रकम के लिए जो बी के पास हमारा गहने का बॉक्स है उसको तुम गारंटी के तौर पर रख लो। यानी कि उसको किस तौर पर रख लो, गारंटी। अब सी जाता है बी से आभूषण की मांग करता है, तो सतर्क ये रहना है कि सी को जो ये हक मिल रहा है क्या ए से व्युत्पन्न हुआ है कि नहीं, बताइए तो। हुआ है, क्योंकि ए ने ही कहा है लिखकर कि हे सी, ये आभूषण का बॉक्स तुम जाकर बी से ले लो, मैं इस आभूषण को गारंटी के तौर पर तुम्हारे पास रखता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे क्या किया हूँ, पैसा उधार। तो सी को जो हक मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, ए के हक से, हक द्वारा मैंने यही हक दे रहा है या ए के हक से व्युत्पन्न हो रहा है सी का हक, तब यहाँ बी इंटरप्लीडर सूट दायर कर सकता है। और ए और किसके खिलाफ करेगा, सी के खिलाफ, और न्यायालय से मांग करेगा कि आप बता दीजिए कि ये आभूषण का बॉक्स मैं ए को दूं कि किसको, सी को दूं। तो दोनों उदाहरण बॉक्स पर ही आधारित है। एक में जो सी को हक मिलता है वह ए के हक से व्युत्पन्न नहीं होता, और दूसरे में जो सी को हक मिला है वह ए ने ए से ही क्या हो रहा है, व्युत्पन्न। तो जब व्युत्पन्न हो ए से तो इंटरप्लीडर सूट भी दायर कर सकता है, और व्युत्पन्न न हो तो इंटरप्लीडर सूट भी को दायर करने का हक नहीं है। यानी कि दोनों उदाहरण आपका कह सकते हैं कि आपका एजेंट पर ही निकले, मकान मालिक और किराएदार पर कोई उदाहरण नहीं है। इस प्रकार इंटरप्लीडर सूट भी समाप्त हो गया। अब अगली धारा सेक्शन आइए भाई। अब आपका विशेष कार्यवाहियां पढ़ना है हमें, यानी कि भाग 5 सीपीसी का स्पेशल प्रोसीडिंग, यानी कि विशेष कार्यवाहियां। ये भाग 89 से लेकर 93 तक में दिया गया है। यानी कि आपका 89 से लेकर और आपका मैंने ये 93 तक की धाराएं विशेष कार्यवाहियों से संबंधित हैं, स्पेशल प्रोसीडिंग से संबंधित हैं। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, 3 धाराएं इधर रटना है आपका 89, 91 और 92, यानी कि कम से कम आप 3 धाराएं पढ़ेंगे।
पिछली बार बिहार में आपका बता दिया जाए, इस विशेष कार्यवाही से प्री में 2 क्वेश्चन बना था। यानी कि ये जो विशेष कार्यवाही हम बताएंगे आपका प्री में, पिछली बार बिहार में आपका 2 क्वेश्चन बना है, तो थोड़ा अच्छे से तैयार रखना है। आपका भाग 5 देखिए कह करके भाई, विशेष कार्यवाहियों में जो पहला सेक्शन है, यहाँ से ऐसा कोरिलेशन करिए कि अब एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम जो इस समय क्वेश्चन आपका आए हैं कई राज्यों में, तो 3-4 क्वेश्चन कवर हो। अब 89 सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए 89, न्यायालय के बाहर विवादों का निपटारा। यानी कि 89, हाँ देखिए कोरिलेट भाई पहले कर लिया जाए। ठीक, तो 89 पढ़ना है। इसी के साथ आपका पिछली बार यूपीजे में बना था आदेश 10 पढ़ना है भाई। आदेश 10 का रूल 1A, फर्स्ट आपका बी और फर्स्ट सी। यानी कि आदेश आपका 10 का जो नियम है, ये 3 नियम याद रखने हैं। पिछली बार जो यूपीजे में बना था आपका 89 से क्वेश्चन न बनकर नियम से जाकर बना था, तो फिर एक बार याद रखें, पहले कोरिलेट कर लिया जाए और तब एक एक छोटी छोटी बातें निपटाई जाए और कोरिलेशन पहले बताया जाए, इसके बाद 89 अलग से बताया जाएगा। और इसमें कम से कम अब एक केस याद रखिएगा जो पिछली बार एचजेएस में भी पूछा था, बिहार में भी पूछा गया था, झारखंड में भी आ चुका है, सन भी पूछा जाता है, तो कई मॉडल हैं। तो सबसे पहले सीपीसी में आप कहाँ कवर करेंगे ये जानिए। तो जब भी सीपीसी की धारा 89 पढ़िए, इसी के साथ आदेश 10 का नियम 1A, आदेश 10 का नियम 1B और आदेश 10 का नियम 1C तुरंत पढ़ना है। और पिछली बार जो यूपीजे में बनाया 89 से क्वेश्चन नहीं बनाया, बल्कि कहाँ से जाकर बनाया, आदेश से। पिछली बार बनाया 2018 में। दूसरा कोरिलेशन देखिए, जब भी ये आप 89 पढ़िए तो आप संविदा अधिनियम की धारा 28 पढ़ेंगे। आपका संविदा अधिनियम की धारा आपका 28 या 28 पढ़ना है। इसी के साथ आपका सीआरपीसी की धारा 320 पढ़ना है। यानी कि सीआरपीसी की एक धारा पढ़ना है 320, लंबा एरिया है इसका। इसी के साथ संविधान का आर्टिकल 142 पढ़ना है। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद पढ़ा जाता है वह 142 पढ़ा जाता है। इसी के साथ आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा, द इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 23 पढ़ना है। और इसी के साथ एक और कोरिलेट होगा आपका यूएनओ चार्टर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर का अध्याय 6 को रिलेट होगा। यानी कि यूएनओ के चार्टर का अध्याय कौन सा कवर करना है, आपका 6। और संविधान में एक और आर्टिकल आपको हम बताएंगे 51। यानी कि 89 आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले 89 में है क्या, हल्का सा देखा जाए। अल्टरनेटिव प्रोविज़न है, अर्थात वैकल्पिक व्यवस्था है। वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि न्यायालय से बाहर विवादों को निपटा लिया जाए, क्योंकि न्यायालय में जाने से समय भी लगेगा, खर्चा भी लगेगा। ऐसे ही भारत में न्यायालयों पर भार ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये बना कि क्या न्यायालय से बाहर सिविल मैटरों को निपटाया जा सकता है कि नहीं।
निपटाया जा सकता है, तो किस सेक्शन में प्रावधान है सीपीसी के 89? या क्या वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेटिव प्रोविजन, या आपका कह सकते हैं कि सुलह समझौते से, या माध्यस्थम से यानी कि आर्बिट्रेशन से, या मीडिएशन से, या लोक अदालत से क्या मामले को निपटाया जा सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा कि सुलह समझौते से निपटाया जा सकता है। और कौन सी धारा मान्यता देती है? 89। और इसके लिए हल्का सा प्रक्रिया आदेश 10 के नियम 1A, 1B और 1C, इसका इतिहास हम बताएंगे अभी। पहले कोरिलेशन जितना है सबको एक एक लाइन देख लेना है। तो आइए हम उठाते हैं, संविधान से उठाते हैं, एक एक करके निपटा जाए भाई। और इस यहाँ आपका कहाँ कौन सा क्वेश्चन बना है ये भी हमें देखना, ये नहीं कि केवल अनुच्छेद। अभी मैंने हाल एक दो साल तक के अंदर कौन सा क्वेश्चन किस राज्य में बना है वह भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका देखा जाए 142, उच्चतम न्यायालय क्या न्यायालय से बाहर विवादों के या डिस्प्यूट के निपटारे के लिए पहल कर सकता है कि नहीं? यानी कि सुलह समझौते को प्रश्रय दे सकता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा दे सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को में यह शक्ति वेस्टेड है, निहित है, समाहित है? तो आपका जवाब रहेगा 142। सबसे उत्तम उदाहरण अयोध्या का मामला रहा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी अंत 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 तक ये प्रयास किया कि पक्षकारों में सुलह समझौता हो जाए और न्यायालय से बाहर विवाद क्या हो जाए, निपट जाए। लेकिन ये जो हमारे देश के नेता प्रेता भूत प्रेत हैं, ये कभी किसी विवाद को न्यायालय से बाहर निपटाने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही निपट जाएगा इनकी राजनीति क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये न्यायालय से बाहर जल्दी निपटाने नहीं देंगे मामला, मैं बता दूं। तो आगे बढ़ा जाए आपका। तो अब समस्या आई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रयास किया कि सुलह समझौता हो जाए, और आपका तीन मैंने कमेटी भी बनाई, आयोग भी बनाया, लेकिन अंत तो गत्वा आयोग विफल रहा। तो अंत में फैसला देना पड़ा। अब दूसरा, ये तो आपका 142 का एक पहलू हुआ। अगर किसी मामले में सुलह समझौता संभव नहीं है और मामला आपराधिक है, तो उच्चतम न्यायालय को इनहेरेंट पावर है कि वह उस मामले में सुलह समझौते की अनुमति दे सकता है। और यह भी किस आर्टिकल में जाएगा? 142। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उच्चतम न्यायालय न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। और कौन सा अनुच्छेद मारेंगे? 142। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। दूसरा, ये आपका दूसरा तो जीएस में भी पूछा जा चुका है। और दूसरा अनुच्छेद हम बताने जा रहे हैं 51। 51 पर थोड़ा गौर करिएगा कि राज्य यह प्रयास करेगा कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं, उनका निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो और सुलह समझौते से हो। तो भारत आज भी प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसका निपटारा शांति से हो जाए, बातचीत से हो जाए। भारत ने कभी भी युद्ध को नहीं सहारा, मैंने आपका कह सकते हैं प्रश्रय दिया। आज भी भारत कह रहा है कि जो ये विवाद हैं कैसे सुलझना चाहिए, बातचीत से। तो क्या ये राज्य का ये कर्तव्य भी है? और राज्य का ये कर्तव्य है तो कम से कम भारत ये कह रहा है
केंद्र सरकार कह रही है, तो पेपर पढ़ते समय एक बार दिमाग भी तो लगाएंगे कि क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है कि राज्य ये प्रयास करेगा। तो आप अब क्या बताएंगे, कोई पूछेगा तो है किस आर्टिकल में। तो यहाँ भी सुलह समझौता, कैसे विवाद, घरेलू के अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दो अनुच्छेद हो गए। अब आइए एविडेंस की धारा 23, आइए भाई। एविडेंस की धारा आपका 23 देखना है। यहाँ से भी आपका एपीओजे में लगातार क्वेश्चन बन रहा है, जाकर देखिएगा। जो सबसे सटीक बनती है धारा, पिछले मैंने कई बार बना है कि कौन सी धारा केवल सिविल मैटर में लागू होती हैं, केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं सीपी एविडेंस की। तो एक उसमें से एक सेक्शन 23 भी है। तो अब जितने सिविल मामलों में सेक्शन लागू होते हैं, जितने क्रिमिनल मामलों में रट्टा मार कर जाना है, कोई उपाय नहीं है। तो धारा 23 सिविल मामलों में लागू होती है। फिर आपका जो सेक्शन है वह आपका 52 लागू होता है, 55 लागू होता है, 115, 116, 117, ये 6 सेक्शन केवल किस में लागू होते हैं, सिविल में। पिछली बार का क्वेश्चन भी देखा जाए, पिछली बार 115 से पूछा गया था जे में कि विबंध का सिद्धांत लागू होता है सिविल मामलों में, क्रिमिनल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो केवल किस में लागू होगा, सिविल में, क्रिमिनल में नहीं विबंध का सिद्धांत। स्टापेल का सिद्धांत केवल किस में लागू होगा, सिविल में। तो 23 की विशेषता देखिए। 23 आपका प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति की बात करती है। इसका मतलब ये हुआ, पहला तो ये जानिए कि प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की गई स्वीकृति की बात करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 23 दो कंडीशन ऐसी बताता है जहाँ की व्यक्ति ने स्टेटमेंट तो दिया है, लेकिन वह व्यक्ति उस स्टेटमेंट से बाध्य नहीं होगा, यानी कि वह कथन स्वीकृति नहीं माना जाएगा। अब अगर उसका कथन स्वीकृति मान लिया जाता तो सुलह समझौते के लिए लोग आगे ही नहीं बढ़ते। तो उदाहरण देखिए भाई क्या है, धारा 23 का एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है और ए एक बी को लेटर लिखता है कि हे बी, 5,000 रुपया अगर तुम नहीं दे पा रहे हो तो हमें 3,000 ही रुपया वापस कर दो और 2,000 मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन ये जो मेरा लेटर है या कथन है इसे मेरी स्वीकृति, ये एक्सेप्टेंस या एडमिशन न माना जाए। तो अगर इसे स्वीकृति मान लिया जाता तो देखिए क्या होता। अगर बाद में ए 5,000 के लिए मुकदमा करता तो बी तुरंत तय करता कि हजूर ये 2,000 तो क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इनका लेटर देखिए और कितने पर रजामंद हैं, 3,000। तो क्या कोई व्यक्ति किसी से कोई कथन करता समझौते के लिए और कोई लेटर लिखता? नहीं। क्यों? क्योंकि लेटर लिखने के बाद वो फंस जाता और 5,000 के बदले केवल कितना मिलता, 3,000। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि ए और बी स्वतंत्र होकर समझौते की बातें करें और ये जो समझौते में ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं ये एडमिशन नहीं माना जाएगा, यानी कि साक्ष्य में इसका प्रयोग नहीं होगा। अर्थात बी इस उदाहरण में जब ए मुकदमा करे तो बी नहीं कह सकता कि ए तो अपना 2,000 क्या किया था, छोड़ चुका था, मान गया था कि चलो कितना दे दो तो हम मान जाएंगे, 3,000। तो इसको कहते हैं प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति।
अर्थात ए ने स्वीकृति की, लेकिन उस स्वीकृति का ए के विरुद्ध कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी कि सुलह समझौता आराम से लोग कर सकें, इसके लिए ही एविडेंस की कौन सी धारा बनी है? 23। तो सुलह समझौते को प्रश्रय कहाँ दिया गया है? तो गलत ना हो, कौन सी धारा एविडेंस की है? 23। अब 23 का लास्ट लाइन, तब आगे बढ़ा जाए। 23 आपका रंगा सियार की भी धारा कही जाती है। रंगा सियार का मतलब मैं कई बार बताया हूँ आपका, ये रंगा सियार आपका टीपीए की धारा 41 में भी है, दृश्यमान स्वामी यानी कि आस्टनेबल ओनर। और यही आपका ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आजकल पूछे जा रहे हैं, ऐसा रंगा सियार आपका कह सकते हैं 23 धारा है। अब क्यों हम रंगा सियार बोल रहे हैं? क्योंकि हेडिंग कुछ और कहेगी और आपका अंदर उसके विपरीत बात कही रहेगी। यानी कि जब हेडिंग आप देखेंगे तो लगेगा कि माने कुछ और बातें हैं, और नीचे जब लिखा जाएगा तो हेडिंग के क्या लिखा जाएगा? विपरीत बात। यानी कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और ये धारा दिखती हैं। ऊपर से दिखती हैं कि सब कुछ सही, और अंदर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं, इन चीज़ों को साथ से क्या किया जाए? बाहर। तो बताया जाएगा आगे, लेकिन एक लाइन तो याद रखिए कि एविडेंस की कौन सी धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती है? तो 23। कुछ ना याद रहे, इतना ही बस याद रखिए। अगला देखिए, 23 भी हो गया आपका ये। क्योंकि 28 अभी ना देखिए भाई, 28 आपका, लेकिन 28 तो है ही भाई आपका। 28 में 3 अपवाद हैं, उसको भी तो देखना है। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 28 बताती है, पढ़ना भी आगे, कि आपका अगर किसी को न्यायालय में जाने से रोका जाता है तो वह करार शून्य होगा, लेकिन आपका 3 अपवाद हैं। यानी कि 3 ऐसी कंडीशन सेक्शन 28 में है जहाँ की न्यायालय में जाने से रोका जा सकता है, और न्यायालय से बाहर आर्बिट्रेशन या मध्यस्थम इत्यादि द्वारा विवादों को क्या किया जा सकता है? निपटारा। तो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट की धारा न्यायालय से बाहर सुलह समझौता करने को प्रश्रय देती है या मान्यता देती है? तो कौन सी धारा हो गई? आपका 28। पता जाएगा दूसरे एंगल से। अभी एक एंगल हम चल रहे हैं सुलह समझौता, अभी दूसरा एंगल बाकी है इस धारा का, थोड़ा कठिन व्यापक धारा है ये। अगला देखिए भाई आपका, अब आपका आ गया संयुक्त राष्ट्र संघ और सीआरपीसी, दो आपका कानून बचे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 6 में विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे का प्रावधान किया गया है, जिसमें सुलह भी हैं, माध्यस्थम भी हैं, मध्यस्थ भी हैं, और इत्यादि तरीके अपनाकर और शांति से सुलह समझौते द्वारा न्यायालय से बाहर विवाद का क्या कर लिया जाए? निपटारा। तो कौन सा अध्याय है? यूएनओ चार्टर का 6। तो एक क्रम बना लीजिए तो जे के लिए भी, अगर शांतिपूर्ण तरीका दे तो चैप्टर 6 मारकर आएंगे, और अगर शास्ति का तरीका दे यानी कि आक्रमण इत्यादि दे, अनुशासनिक कार्यवाही, सेंसनल कार्यवाहियाँ, तो एक चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे, और चैप्टर नंबर 7 अलग से भले लिख लेना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा अध्याय 6, और शास्ति लगाकर निपटारा अनुशास्ति, तो आपका कौन सा चैप्टर है यूएनओ चार्टर का? 7। अब सीआरपीसी में आइए भाई, लास्ट तब आपका 89 अभी दूसरे एंगल से देखना, थोड़ा समय लगेगा भाई, क्योंकि अभी एक एंगल और बचा है। अभी तो आपका केवल कहाँ कहाँ सुलह समझौता है
वह कवर कराया जा रहा है। देखिए, सीआरपीसी की धारा 320 में यानी कि 320 में कंपाउंड ऑफेंस दिए गए हैं। कंपाउंड ऑफेंस मतलब शमनीय अपराध। शमनीय अपराध मतलब कि जिनमें समझौता हो सकता है। शमन का मतलब हुआ होता है जला कर राख कर देना, यानी कि मुकदमे को मिटा देना, मुकदमे का अंत कर देना। तो समस्या ये है कि क्या सभी आपराधिक मुकदमों में समझौता हो सकता है कि नहीं, वे कंपाउंड होंगे कि नहीं। नहीं, यानी कि सभी आपराधिक मुकदमों में सुलह समझौता नहीं हो सकता, ये दिमाग में बैठा लीजिए। और जबकि सिविल मामलों में, सभी सिविल मामलों में क्या हो सकता है, सुलह समझौता। क्योंकि आपराधिक अब क्यों नहीं हो सकता, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि भाई समय भी ध्यान रखना है। लेकिन निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनता है। जितना अभी तक बताया गया, 2 क्वेश्चन आपका कहीं एक क्वेश्चन गया नहीं है, जाकर कंपटीशन में देखिए, आप खोजिएगा एक बार। 320 में क्लाज 1 दिया गया है और क्लाज 2, दो ही क्लाज पर हम रहेंगे। अगर कोई ऐसा अपराध है जो क्लाज 1 में आ जाता है तो न्यायालय की अनुमति के बिना सुलह समझौता हो जाएगा। और क्लाज 2 में आ जाता है तो क्या लेनी पड़ेगी, न्यायालय की सहमति। यानी कि आईपीसी की कुछ धाराएं दी गई हैं और अगर वे धाराएं 320 के लिस्ट में है तो उनमें समझौता हो सकता है। और अगर वह 320 की लिस्ट में नहीं है तो वे शमनीय नहीं है, यानी कि उनमें समझौता संभव नहीं। तो समझौता नहीं है तो गवाह मुकर जाए, और क्या उपाय है भाई। आपस में समझौता नहीं हो सकता तो गवाह क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा लेकर मुकर जाते हैं, मामला रफा दफा। भाई पैसा लेकर वो अलग बात है, मुकर गया, लेकिन समझौता संभव नहीं है। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती है, पूछ ले, 320। अब दूसरा एंगल देखिए, तो पहला एंगल बताया गया, दूसरा एंगल देखिए भाई आपका 89 का, जो एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया जब बिहार में ही कि 89 जो सेक्शन है वह पुनर्परिभाषित है, पुनर्व्याख्यित है या प्रतिस्थापित है। अब प्रतिस्थापित क्या होता है, और बिहार ने आपका सन पूछा था, इसमें कोई शक नहीं है। पिछली बार प्रतिस्थापित को मैं बार बार बता रहा हूँ, पुनर्व्याख्यित या प्रतिस्थापित का मतलब ये हुआ, एक मैं उदाहरण 2-3 बार दिया हूँ और शराब की बोतल का उदाहरण दिया हूँ, और वह उदाहरण ये मैं दिया हूँ कि बोतल वहीं रहती है, शराब को पूरी तरह निकाल दिया गया और नई शराब क्या कर दी गई, भर दी गई। तो इसी को प्रतिस्थापित कहते हैं। कानून में सेम नियम लगाना है, सेक्शन में कोई बदलाव नहीं, लेकिन सेक्शन की सभी बातें पुनः नए सिरे से क्या की जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो अगर सभी बातें नए सिरे से लिखी गई हैं तो पूरी धारा प्रतिस्थापित हो गई, और 2-4 शब्द नए सिरे से लिखे गए, पूरी नहीं तो 2-4 शब्द प्रतिस्थापित हो गए। सतर्क रहना है। पूरी धारा कब कही जाएगी, जब पूरा शराब निकाल दिया जाए और आपका नहीं भरी जाए। और कब आपका माने केवल कुछ शब्द प्रतिस्थापित कब कहे जाएंगे, तो शराब का उदाहरण, आधी बोतल शराब निकाली गई और उसी में आधी भर दी गई, या पहले से आधी क्या हुई हैं, बची हुई, तो पूरी धारा प्रतिस्थापित नहीं हुई, ये कुछ शब्द उसमें क्या हुए, प्रतिस्थापित। तो अब आइए क्वेश्चन देखा जाए। बिहार ने ये बनाया कि किस सन में 89 को प्रतिस्थापित किया गया, तो 1999। रटे रहिए, किस सन में,
1999। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना वह यूपी में समिति बना है कि 89 किस समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई। गलत ना, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। जस्टिस मलीमत समिति, जस्टिस मलीमत समिति, रट कर जाइए। तीसरा क्वेश्चन, धारा 89 कब से लागू हुई? तो 1 जुलाई 2002 से, यानी कि 1 जुलाई 2002। सही है ना भाई? सही होना चाहिए। 1 जुलाई 2002 ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका झारखंड में पूछा गया था जे में, और यूपी एचजेएस में भी पूछा गया था कि 89 को किस केस में संवैधानिक माना गया, कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। तो वह केस याद रखिएगा, सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ। सेलम का केस याद रखिएगा, ये कई केस हैं लीडिंग। कौन सा? सेलम। फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं, ये नहीं कि इसमें से गलत हो जाए आ जाए। तो 89 प्रतिस्थापित धारा है, किस सन में प्रतिस्थापित की गई? तो 1999। किस समिति की सिफारिश पर की गई? जस्टिस मलीमत समिति। कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2002 से। और किस केस में इसको चैलेंज किया गया? तो सेलम एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बातें बताई, बताया जाएगा, अभी सेक्शन तो शुरू होने दीजिए। अब चूंकि 89 एक आपका प्रतिस्थापित धारा है, तो जितनी प्रतिस्थापित धाराएं हैं एक क्वेश्चन उस पर कोरिलेट करके निकाला जाता है। और आपका मैं एक दिन बताया भी था, फिर मैं बता रहा हूँ, एक एक मिनट। कॉन्ट्रैक्ट में जो सेक्शन 28 है, फिर पिछली बार जे में भी आया और बिहार में भी आया। जे में ये आया कि कौन सी धारा कॉन्ट्रैक्ट की संशोधित या प्रतिस्थापित है, तो 28। और बिहार हल्का सा चेंज किया कि 1997 ईस्वी में संविदा अधिनियम की कौन सी धारा संशोधित की गई, तो 28। तो प्रतिस्थापित धारा कॉन्ट्रैक्ट में कौन है, तो 28। इसी के साथ आईपीसी में भी पूछा गया है, इसके पहले वाले जे में 2015 में, कि आईपीसी की धारा 375 प्रतिस्थापित हैं, संशोधित हैं, परिवर्तित हैं। क्या हैं? प्रतिस्थापित। सभी बातें नए सिरे से क्या हैं? लिखी गई हैं। इसके साथ आपका जो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया प्रतिस्थापित। इसके बाद एविडेंस में पूछा जाता है। एविडेंस में 4 धारा रट्टा मार कर जाइए, क्योंकि एपीओ लोग डाल रहे हैं। और वह 4 धारा मैं बता रहा हूँ, 39, 131, फिर 114A और 119, यानी कि 39, 131। इसके बाद आपका 119 और 114A, ये 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं। तो लेकिन एक धारा में 2018 में भी संशोधन हुआ है, और वहीं बिहार पूछ लिया और बहुत कम लोग ही कर पाए। लेकिन क्लास में बिहार के लिए जब बैच चल रहा था तो बार बार उस पर अटैक हम कर रहे थे, और वह था 146 का प्रोविजो। एविडेंस की कौन सी धारा? 146 का। परंतु मैं बार बार बता रहा था। अगला देखिए आपका, अब देखा जाए आपका 89 कहते क्या है। अब सेक्शन शुरू किया जब भाई आपका भूमिका हो गई, तब सेक्शन देखिए, काफ़ी लंबी चौड़ी धारा थी। देखिए आपका न्यायालय से बाहर विवादों का निपटारा। अब देखिए मॉडल कैसे बनेगा कि न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के लिए अल्टरनेटिव या वैकल्पिक प्रावधान कहाँ किए गए हैं? 89। बस इतना याद रखिए। अब क्या कहा गया है बैरेक्ट, ये देखिए।
जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि निपटारे का ऐसा तत्व विद्यमान है जो पक्षकारों को स्वीकार हो सकता है, वहां न्यायालय निपटारे के शर्तों को निश्चित करेगा और उन्हें पक्षकारों को उनके संपरीक्षण के लिए देगा, और पक्षकारों के संपरीक्षण को प्राप्त करने के बाद न्यायालय संभाव्य निपटारे के निबंधनों को पुनः निश्चित करेगा और उन्हें। तो अब समस्या आई कि न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि ये मामला न्यायालय से बाहर निपटाया जा सकता है। तो न्यायालय आपका एक लिस्ट तैयार करेगा, दोनों पक्षकारों को वह लिस्ट दे देगा जिसमें शर्तें भी रहेंगी। दोनों पक्षकारों को कहेगा कि बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं कि न्यायालय से बाहर विवादों को निपटा लिया जाए। तो अगर पक्षकार रजामंद हैं तो न्यायालय आपका कोई एक तरीका अपना सकता है। तो फिर अगला क्वेश्चन अटैक करना है कि न्यायालय से बाहर यदि विवादों का निपटारा किया जाता है तो 89 में कितने तरीके दिए गए हैं। तो कितने तरीके हैं? 4। भाई रट कर जाइएगा। 89 में न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के कितने तरीके हैं? 4। अब चारों तरीका पहले पढ़िए और इसी को कोरिलेट भी कर लेना है। आपका ए, ये पहला का ए चल रहा है, ए, बी, सी और डी। ध्यान से अब देखिए, चारों क्रम से याद रखिएगा, चारों क्रम से याद रखना है। क्रम मिलाने के लिए आता है, ये न कि ये भी गलत हो जाए। पहला माध्यस्थम, आर्बिट्रेशन, यानी कि माध्यस्थम, पहले चारों लिख लिया जाए। दूसरा सुलह, काउंसिलेशन, यानी कि सुलह। तीसरा लोक अदालत, लोक अदालत। और चौथा आपका दिया है मध्यस्थता, मीडिएशन, मध्यस्थता। अब आइए क्रम से याद रखिए, तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विवादों के वैकल्पिक निपटारे के लिए सही है? तो पहला अब रटिए एक बार। अब पहला हो गया माध्यस्थम, आर्बिट्रेशन। दूसरा क्या हो गया? सुलह, काउंसिलेशन। तीसरा लोक अदालत, लोक अदालत इंग्लिश में भी कहा जाता है। और चौथा क्या हो गया? आपका मध्यस्थता, यानी कि मीडिएशन। अब 4। अब यहाँ थोड़ा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। अब आगे ये बताया गया है कि अगर न्यायालय माध्यस्थम से आपका या आर्बिट्रेशन से विवाद का निपटारा कराता है, तब कौन से कानून के तहत माध्यस्थम का गठन होगा और माध्यस्थम विवाद का निपटारा करेगा। तो यदि न्यायालय ये डिसाइड करता है कि आर्बिट्रेशन द्वारा विवाद का निपटारा किया जाए, तो पहला नियम ये याद रखना है, यूपी में तो नहीं पढ़ना है लेकिन बिहार में पढ़ना है। तो बिहार के लिए ही सही ये याद रखना है कि कौन से कानून के तहत अब कार्यवाही होगी, सीपीसी के तहत होगी कि दूसरे कानून के तहत। अब सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी। एक दूसरा कानून है माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 बिहार के लिए पढ़ना भी है। तो उसमें आपका देखिए माध्यस्थम जो फैसला देता है, अब बिहार का 3-4 क्वेश्चन निकाला जाए, क्योंकि माध्यस्थम माध्यस्थम भाई देखिए थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। देखिए आपका माध्यस्थम कैसे होता है आर्बिट्रेशन। मान लीजिए ए और बी, ध्यान से समझिएगा, ए और बी आपका दो
पक्षकार हो गए। तो पक्षकारों से ही कहा जाएगा कि आप माध्यस्थम का चुनाव करिए। तो मान लीजिए ए ने अपनी ओर से आर्बिट्रेटर नियुक्त किया, वह सी को किया, और बी ने अपनी ओर से किसको किया, डी को। अगर ए अपनी ओर से दो दो लोगों का करे तो दो दो का कर सकता है, तीन तीन का भी कर सकता है। और इसके बाद ये लोग मिलकर क्या करेंगे, एक तीसरे की नियुक्ति करेंगे, तो उसको तीसरा कौन बना लिया जाए, ई। बताइए माध्यस्थम की संख्या सम हुई कि विषम, विषम। तो सामान्यतः माध्यस्थम की संख्या क्या होती है, सम नहीं भाई, विषम। मतलब कि आपका एक, आपका तीन, पाँच, सात, ऐसे चलेगा। और जब आपका फैसला आएगा तो बहुमत से आएगा, ये भी याद रखिएगा, इसीलिए कानून बनाया गया है। अब आइए, ये तीन हो गए माध्यस्थम, और ए ए अपना मामला इन लोगों के पास रखेगा, बी रखेगा। अंत में ये जो माध्यस्थम संस्था है आपका, ये निर्णय देगी, और उस निर्णय का नाम क्या है, बिहार का क्वेश्चन है, तो उसको एवार्ड कहते हैं, पंचाट। क्या कहते हैं, अधिनिर्णय या पंचाट। और थोड़ा सीपीसी की धारा 82 भी कवर रखिएगा। अगर सरकार के खिलाफ कोई डिक्री पारित की गई, कोई पंचाट दिया गया, कोई आदेश दिया गया, तो कितने माह बाद ही उस डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1 माह, 2 माह, 3 माह, बताया गया था ना कल, 3 माह। भाई 3 माह के क्या होगा बाद, भाई कल ही बताया गया था, कितने माह बताया गया